प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में स्वागत करते हुए हम जो है अशोक के फूल शीर्षक पर आधारित अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। शीर्षक क्या है भाई? ये शीर्षक है हमारा अशोक के फूल। अशोक के ये अशोक के फूल शीर्षक हैं। और अशोक के फूल शीर्षक में लोग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, क्योंकि अशोक का फूल शीर्षक हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा है। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ये भी है। जब आप नहीं दे पाएंगे तभी हम बताएंगे, नहीं तो हम तो अब केवल आंसर सुनना चाहते हैं। पैसेज गद्यांश जो है आपके सामने है, ठीक है। और गद्यांश में सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम बात करते हैं रेखांकित अंश की। रेखांकित अंश की बात करते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको सबसे पहले बताते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो आप बताते ही चलेंगे। और ये विश्वास मेरा पिछले कई दिनों से बना है, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे बहुत क्वेश्चन आंसर बताते हैं। आप नए हैं, लेकिन हिंदी तो नई नहीं है, हिंदी तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। अब अगर देखा जाए तो हिंदी तो आपने बचपन से ही पढ़ा है, लेकिन 9th, 10th, 11th, 12th का जो एक क्वेश्चन आंसर का सिस्टम है, जो पढ़ने का सिस्टम है, उसको आप जान चुके हैं। कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन आंसर कैसे देना है ये आपको पता है, इसलिए आपके लिए नया नहीं है। नया उसके लिए है जो 9th में बच्चा आता है, क्योंकि 10th के क्वेश्चन आंसर का पैटर्न दूसरा होता है। सवाल और जवाब जो 8th तक दिए जाते हैं वो दूसरे जो है क्या है, दूसरे पैटर्न पे होता है। लेकिन 9th और से 12th तक लेकर के क्वेश्चन आंसर देने का पैटर्न एक सा होता है, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। बस क्लास को तुरंत शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा कुछ होता है। अभी 1-2 दिन से देख रहे हैं आप लोग क्लास डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब रूटीन पे फिर से हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से भी ये है कि आप लोग भी अपने कार्य में और तेज़ी लाइए। उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, टाइम से आ जाना, पढ़ना, अपनी समस्याओं को बताना। आपकी जो समस्या है ना, वही हमारे लिए सबसे बड़ी जो है उपलब्धि वो है। अगर समस्या आपकी आती है, उसका सलूशन हो जाए, माने सबसे बड़े हम अच्छे हैं। और अगर आपकी समस्या आती है, उसका सलूशन नहीं कर पाते हैं, तो सब बेकार है। बस इतना ही करना है, ठीक है ना? इतना ही करना है। आपकी जो भी समस्या है उसको क्या करना है, तुरंत क्लियर कर देना, जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करना। कुछ समस्या थे, पढ़ने की समस्या है, कुछ पूछोगे भाई हम तुरंत बता देंगे। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आ गई है, हाँ, तो अब उसको हम क्या करेंगे उसमें। लेकिन फिर भी ये कोशिश की जाती है कि जो भी समस्या है जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, बस यही एक कोशिश रहती है। हाँ देखो अब क्या होता है, ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, चलते हैं आगे। तो ये गद्यांश है और ये हमारा टॉपिक है, ये गद्यांश है, ये हमारी व्याख्या है। और व्याख्या में बात कर रहे थे ये कि रेखांकित अंश। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के विषय में हम कर रहे हैं।
फिर चलते हैं कि लिखेंगे इसको जल्दी से कि कालिदास ने अशोक के फूल का जो लालित्यपूर्ण गौरवशाली सम्मानजनक वर्णन किया है वह साहित्य में इसके पूर्व दिखाई नहीं पड़ता है। वह नववधू के समान सौंदर्य, लालित्य, उमंग, उत्साह, गौरव, कामा लगाते जाइएगा, गौरव, गरिमा और नवीनता को लिए हुए हमारे मन को नववधू के समान आकर्षित करता हुआ चला आ रहा है। उसका यह गौरव कालिदास के समय से है, कालिदास के वर्णनों से है, उनकी रचनाओं में वर्णित इसकी विशेषताओं से है। अच्छा, सब हम लिख दें, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात, हमें लिखने में कोई दिक्कत। फिर आपकी जो अभिव्यक्ति है, आप जो लिखना चाहते हो उसको क्या करोगे? पका पकाया मत खाओ, पका के खाओ, समझ रहे हो ना? हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर सीखोगे कब, याद करते रह जाओगे। और अगर क्वेश्चन आंसर अपने से लिखना सीख गए ना, अगर अपने से लिखना सीख गए तो बहुत आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। और लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, एक एक लाइन लिख करके कितना लिखेंगे? उसके क्वेश्चन के फैक्ट पर आते हैं कि क्या है, 1 2 3 4 5 हम लिखना बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहो एक एक लिख करके देना है, जैसे 6 7 8 में होता है। 6 7 में क्या होता है कि भाई क्वेश्चन है, उसका आंसर टीचर बोल करके या ब्लैक बोर्ड पर लिख करके देता है। स्टैंडर्ड कितना है? स्टैंडर्ड कितना है? 8th तक। 9th से क्वेश्चन इस तरह हिंदी में बोल के नहीं लिखाए जाते हैं, समझाया जाता है, बताया जाता है, 1 2 3 4 मॉडल के रूप में लिखाया जाता है ना, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा हो गया व्याख्या। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए, ये व्याख्या उसी गद्यांश का अंश है। अब यह है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखना है? आप लोग शुरू से ही लिखते आ रहे हैं, और शुरू से लिखने का मतलब यह है कि मैं एक बार फिर जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से अशोक के फूल नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
इतना ही लिखना है। इसमें क्या आपको, आप जैसे जितने पैसे जाएंगे उसमें सब में सेम क्वेश्चन रहेगा। कोई भी पैसे जाएगा ना, कोई भी पैसे जाएगा संदर्भ जरूर पूछा जाएगा। अब बताइए हर बार संदर्भ बोल के लिखाया जाएगा? हा? हर बार जो है, अच्छा आपकी पार्टी, वाह वाह, बस हो गया। आपकी पार्टी तो माने आप पार्टी, आप पार्टी माने अब क्या कहें, नाम कुछ कह नहीं सकते ना, क्या कहते हैं, ये बात है, इतनी सी बात है। अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया? अब बताइए अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया? अभी गद्यांश पे बात हो रही थी, तो किसने सम्मान दिया है, जल्दी से बताइए। अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, तब फिर हम बताते हैं। लिखिए अशोक के फूल को कालिदास ने सम्मान दिया। ठीक है, कालिदास ने, अब कालिदास ने दिया, अच्छी बात है। और कालिदास ने दिया है इतना ही लिख देना अच्छी बात नहीं है, एक वाक्य बना लेंगे। उसके बाद है उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? तो उपर्युक्त गद्यांश में, उपर्युक्त गद्यांश में अशोक के फूल के गौरव, महत्व एवं सम्मान का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे है अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? अब देखिए, अब दोनों प्रश्नों का उत्तर बेटा ये एक है। अशोक के फूल को किस कवि से सम्मान मिला, या अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? तो किससे मिला भैया? फिर वही कालिदास से, फिर वही छाया हुआ नाम कालिदास ना, कालिदास से उसको सम्मान मिला अशोक को। ठीक है ना? नहीं, अशोक के पुष्प का तो वर्णन पूरे पाठ में है बेटा, अशोक का पुष्प का वर्णन पूरे पाठ में है। लेकिन इस गद्यांश की अगर बात करते हैं तो इस गद्यांश में अशोक का महत्व का मतलब कि उसकी कुमारता, उसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। क्या लिखा है? उपर्युक्त गद्यांश में अशोक के फूल के गौरव, महत्व एवं सम्मान, इसकी बात की गई है। अब अशोक के फूल की तो पूरी बात की गई है। तो फिर आगे है कि गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या, जिसको हमने पहले ही आपको बता दिया है और आप लोगों ने लिखा भी होगा, समझ में भी आ, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कालिदास के काव्यों में अशोक का प्रवेश किस प्रकार से हुआ है? अशोक के पुष्प का प्रवेश किस प्रकार से हुआ है? हाँ, कोई बता सकता है किस प्रकार से अशोक के पुष्प का आगमन हुआ है?
वहां पे लिखा हुआ है पैसेज में कि प्रवेश और निर्गम, प्रवेश और निर्गम लिखा है ना। अशोक के पुष्प का प्रवेश और निर्गम क्या है, बताइए उसके आगे क्या लिखा हुआ है, बताइए। क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। अशोक के पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों क्या है भाई, एक देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं, दोनों ही देखा, प्रवेश और निर्गम दोनों ही एक विचित्र नाटकीय व्यापार हैं, ये प्रश्न कह रहा है, यही उत्तर लिखना है। तो क्या है, अशोक के पुष्प का क्या है, काव्य में प्रवेग क्या है, विचित्र नाटकीय घटना के रूप में लिखित है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। कालिदास के काव्यों में अशोक के पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों चीजें लिखना है, एक नाटकीय व्यापार है, नाटकीय घटना है। उसके बाद क्या है, किस काल में अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया, किस काल में, हाँ तो कुछ बुक की हम क्या करें, हम तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बना करके या ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जिस बुक में होंगे उसी प्रश्न को करवाएंगे ना, कि जिससे आपको अच्छे से अभ्यास हो। हमारा तो मकसद ये है, हमारा मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो। हम जो आपके सामने क्लास लाते हैं वो किसी एक बुक को बेस बना करके नहीं लाते, कोई भी बुक हो सकती है, कुछ अपने से भी हो सकता है, सब मिला करके जैसा आपको अच्छे से समझ में आए वो मकसद होता है बस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किस काल में अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया, किस में भाई, किससे उतारा दिया गया, किस काल में, नहीं मुगल काल में शायद है, इसमें लिखा हुआ है, मैं देखता हूं कि मुझको लगता है कि वहां पे मुगल काल की बात कर दिया गया है ना। ये देखा ना, मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही लिखा है ना, मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही क्या कर दिया गया है, इस पुष्प को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। किससे, सल्तनत काल, सल्तनत काल में इस पुष्प को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। ठीक है, देखो बेटा ये बात नहीं है, गलत और सही की बात नहीं है, बात यह है कि जो चीज जहां पे लिखी है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मतलब जैसा वर्णन है, और कोई कठिन काम नहीं है ये।
जब आप पैसेज को देखेंगे कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो कैसा है, तो उस प्रश्न के आधार पर ही आंसर वहां से लेते हैं, ठीक है ना। अगला कहते हैं अशोक को अपूर्व सम्मान किससे मिला। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि अशोक को सबसे क्या है, अपूर्व सम्मान, माने इसके पहले, अपूर्व का मतलब इसके पहले किसी ने इतना ज्यादा सम्मान नहीं दिया था जितना ज्यादा अशोक को सम्मान सबसे ज्यादा किसने दिया, आज तक की बात करते हैं। तो अशोक के पुष्प को अपूर्व सम्मान किससे मिला भैया, कालिदास से मिला। अपूर्व सम्मान किसको मिला है, किससे मिला है, कालिदास से। लिखा हुआ है अशोक को कालिदास से अपूर्व सम्मान मिला, ये पूरा वाक्य ही लिखा, वही वाक्य यहां लिख देना है, बस हो गया। और अगर आप एक शब्द का भी कमेंट कर दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, क्वेश्चन को समझ लिया है, पढ़ लिया है, आपको क्वेश्चन अपने तरीके से लिख सकते हैं, ये मेन मकसद होता है। अभी किसी बच्चे ने कहा कि सर पूरे क्वेश्चन आंसर लिखा दीजिए, अब पूरे क्वेश्चन आंसर लिखाने का टाइम आपके लिए नहीं, आप बड़े हो रहे हैं, अब कैसे आपको लिखना है क्या है आपको डिसाइड करना है। एक एक शब्द हम थोड़ी लिखाएंगे कि बेटा पहले एक लाइन खींचो ना, पढ़े पड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर एक गोला लगाओ, फिर ऐसे बना दो, क्या हो जाएगा ना। अब एक में थोड़ी पढ़ते, एलकेजी में थोड़ी पढ़ते कि एक, अब पहले क्या होता है शुरू में बच्चों को टीचर हाथ पकड़ करके, पहले तुम भी पकड़ो, अब टीचर भी पकड़ा है और आप भी पकड़े हो, बच्चा भी पकड़ा है, चलो पहले एक लाइन खींचो, फिर ऐसे दो लिखो, फिर उसके बाद एक लाइन फिर खींचो, फिर ऐसे गोला बनाओ, तब ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे। हाँ, ये आपके लिए ठीक नहीं है ना, आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी देखो, मैं तो अब क्या बताऊं, मैं जब ऑफलाइन में क्लास लेता था, अब तो ऑफलाइन पूरी तरह से इस समय बंद ही चल रहा है, कॉलेज वाले सब कह दिए भैया ठीक है। तो ऑफलाइन में मैं इतना तेज बोलता था कि जब तक बच्चों को छूटने ना लगे, मतलब ये है कि कुछ शब्द छूटने चाहिए, ये मेरी थिंकिंग। क्यों, अगर भैया छूटेगा तब आपकी गति भी धीरे धीरे बढ़ेगी ना। आप अगर छूट रहा है, एक आध शब्द कभी छूट जा रहा है तो आपकी गति बढ़ेगी ना, आप लिखने में और स्पीड होगी। अब पता चला आराम से लिख के बैठे हो तो आपकी ताकत को तो हम गिरा रहे हैं। हमको उतना पढ़ाना है कि जहां पर आपकी, अगर आपको दौड़ लगाना है तो जो आपकी गति है, मान लो 1 घंटा में आप 5 किलोमीटर चलते हो, तो हमें ये करना है भैया 1 घंटा में 5.5 किलोमीटर के हिसाब से आपको दौड़ाने की कोशिश करनी है, तब तो आप आगे बढ़ोगे। अब 5 किलोमीटर आप पहले दौड़ रहे थे और हमने कर दिया अपनी गति 4 किलोमीटर, तो तुम्हारी शक्ति को छीण कर रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, हर टीचर का यही दायित्व। और पता चला नहीं, जैसे आप कर, सर रुक जाइए छूट गया है, फिर से बोल दीजिए, तो हम क्या करेंगे, सारी जिंदगी फिर से ही बोलते रहेंगे और सारी जिंदगी आप फिर से लिखते ही रहोगे। अपने आप को क्या करना है, मेंटेन करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो हो गया फिर ना, तब तो फिर वहीं रहोगे। तो क्या करना है कि किसके मृत्यु आघात से अशोक फूलता था। मृत्यु आघात, ये शब्द मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये मृत्यु आघात कहीं गड़बड़ तो नहीं छपा हुआ है। मृत्यु नहीं होगा, मृदु आघात होना चाहिए। हाँ, मुझे याद आ गया, यहां पर होना चाहिए मृदु। मृदु माने कोमल, मृदु माने क्या होता है भाई, कोमल ना, मृदु माने क्या होता है, कोमल। तो कोमल किसके मृदु आघात से अशोक फूलता था, आप बता दीजिए, आप बताइए, आप बताओ बेटा, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बता दीजिए। हाँ, मृदु माने कोमल होता है, तो मृदु का मतलब ये होता है कि किसके आघात से फूलता था अशोक का पुष्प। यह है शबद नूपुर। नूपुर माने पायल, और पायल कौन पहनता है भैया? स्त्री पहनती हैं, नायिका पहनती है, सुंदरी पहनती है ना। तो अगर नूपुर बजेंगे, नूपुर माने पायल मैंने बताया, और पायल पहनता कौन है? पायल पहनती हैं स्त्रियां, नायिकाएं, और पायल पहना जाता है पैर में, और पायल में होता है घुंघरू। जब घुंघरू बजता है तो अशोक की पंखुड़ियां खिलती हैं। हाँ, ध्वनि, ध्वनि भाई नूपुर में क्या होता है? ध्वनि ही तो होती है। हाँ, नूपुर में ध्वनि ही तो होती है, और तो कोई दिक्कत होती नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब अगला देखिए हमारा आ गया कि ये पैसेज दिया हुआ है बेटा, और ये जो क्या है, ये जो है हमारी लाइन है, और हमारी लाइन है क्या, जिसकी हमको लोगों को व्याख्या करनी है। ठीक है ना? हमको क्या करनी है? जिसकी व्याख्या करनी है, उस व्याख्या के विषय में हम बात करेंगे। जिसकी व्याख्या के विषय में लिखाएंगे, वो लिखना है आप। लेखक के अनुसार जिसे हिंदू रीति नीति के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसे हिंदू रीति नीति के नाम से संबोधित किया जाता है, यह संस्कृति कितने ग्रहण और त्याग के परिणाम स्वरूप, कितने ग्रहण और त्याग के परिणाम स्वरूप अपने इस स्वरूप को प्राप्त हुई है। अर्थात हमारी संस्कृति अच्छाइयों को ग्रहण करने और दुर्गुणों को छोड़ने में सदैव से विश्वास करती रही है। यही आर्य संस्कृति है, और आर्य संस्कृति के परिणाम स्वरूप नई नई विशेषताओं का आगमन होना स्वाभाविक सी बात है। चलिए ठीक है, आगे कहते हैं उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। ये आप लोगों को, मुझे तो नहीं लगता कि बताना चाहिए कि लेखक का नाम क्या है। तो लिखना है लेखक और पाठ का नाम। किसी को नहीं बताऊंगा, सब लोग जल्दी से बताएं ना। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है। और ये क्वेश्चन बताना भी आपका अपमान करना है, आपका अपमान करना। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं तो तब तो ये हो जाएगा कि इतना भी नहीं आता, इतना आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए ना। आगे क्या है कि भारत में कौन कौन सी जातियां आई। भारत में कौन कौन सी जातियां आई। तो भारत में कौन कौन सी जातियां आई भाई? हाँ, तो शक आए, शक, हूण, और कई जातियों का नाम है, देखता हूं। इसमें है कि असुर आए, गंधर्व आए, शक आए, हूण आए, आर्य आए। शक, हूण, आर्य, शक, हूण, आर्य, असुर,
गंधर्व आदि जातियां भारत में आई। ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है? रविंद्रनाथ ने भारत को किसकी संज्ञा दी है? बताइए भाई। हाँ, भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी, जल्दी बताइए। रविंद्रनाथ ने, जल्दी से बता दीजिए। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को क्या लिखा है इन्होंने? अभी किसी ने लिखा महामानव समुद्र, महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। ठीक है। हाँ, महामानव समुद्र, मानव समुद्र नहीं बेटा ना, महामानव समुद्र। आगे कि प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? जल्दी बताइए। प्रस्तुत गद्यांश में भारत के निर्माण में अपना अपूर्व योगदान देने वाले प्रत्येक वर्ग, समूह और जातियों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसकी बात हो चुकी है। रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। भारतवर्ष को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का निर्माण रहा है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का हाथ रहा है, सहयोग रहा है ना? ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। चलिए, अगर देखना है तो देख सकते हैं। ये है, कहां से प्रश्न बनेगा। बताइए, अब बताइए।
गांधी जी का, वेरी गुड। भारतवर्ष के निर्माण में प्रत्येक जाति का अपना अपना क्या रहा है, निर्माण में सहयोग रहा है। ठीक है, सबका, सभी जातियों का, सभी संप्रदायों का, सभी जीवों का, सबका निर्माण रहा है। गांधी जी का निर्माण कहां से आ जाएगा जी? यहाँ पे आर्य शक हूण कहां आए? आर्य शक हूण कहां आए? इतना जल्दी से बताइए, शक आर्य हूण कहां आए? ठीक है, जल्दी से बताएं, कहां है भैया? भारतवर्ष में, भारतवर्ष में आए। और भारतवर्ष के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लो भाई आगे, अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए, अगला ये पैसेज है। तो अगर इसमें क्या है, ये हमारा जो है रेखांकित अंश, इसमें दो जगह दिया हुआ है। एक ये है बेटा, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। दो जगह यहाँ पे रेखांकित अंश दिया हुआ है। तो दोनों रेखांकित अंश की बात करते हैं, दोनों रेखांकित अंश की बात करते हैं। तो लिखाते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि मनुष्य की जीवन शैली और इसकी इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं, बड़ी प्रबल होती हैं। उन पर नियंत्रण करना, उन्हें बस में लाना इतना सहज, सरल और आसान नहीं है, आसान नहीं है। वह परिवर्तन बड़ा ही कठोर है, जो अपनी शक्ति से किसी को भी पराजित करके अस्तित्व विहीन कर देता है, अस्तित्व विहीन कर देता है। ठीक है, और अपने से भी लिख लेंगे। बहुत तेज लिखते हैं ना आप लोग, तेज लिखे, थोड़ा सा अपने से भी लिखो ना, इतने दिन। चलिए आगे। अब क्या है कि शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। जिजीविषा माने जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीने की चाहत। कोई भी हो, मरना नहीं चाहता, अंतिम सांस तक उसकी इच्छा रहती, चलो भाई अभी थोड़ा सा कुछ दिन और जी लेते, ये खा लेते, ये भी कर लेते। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। अब क्वेश्चन आंसर हमारा पहला ये होगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, सब लोग लिख लेंगे। अब मनुष्य की जीवन शक्ति कैसे है, जीवन शक्ति कैसे है बताइए, जल्दी से बताइए कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसे है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, फास्ट चल लेंगे, अभी कह रहे हैं ना फास्ट चलने के लिए, तो जल्दी से बता दो भाई। हैं? मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही, क्या लिखा हुआ है जल्दी बताइए। जल्दी चलिए। मनुष्य की जीवन शक्ति है ना, बड़ी ही दुर्दम है ना, निर्मम, दुर्दम। हाँ, आगे चलते हैं कि हमारे सामने आज समाज का
कैसा स्वरूप है। हाँ, हमारे सामने आज समाज का कैसा स्वरूप है बताइए। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे समाज का आज जो रूप है पता नहीं कितने ग्रहण और त्याग के बाद का स्वरूप है। कोई चीजें हमने खोई हैं, कोई चीजें हमने जोड़ी हैं, उसके बाद जो है ये आज का जो समाज है वो इस रूप में हमारे सामने आया है। लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है ना। लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को क्या कहा है, किस रूप में प्रस्तुत किया है। उसकी जिजीविषा को तीव्र इच्छा शक्ति, जीवनी शक्ति, लिप्सा लालच के वशीभूत भावों के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसकी बात हम कर सके हैं। मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जल्दी से बताइए भाई। मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मनुष्य को हजारों वर्षों का स्पष्ट इतिहास दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब कहते हैं मनुष्य ने नई जीवन शक्ति किससे पाई है। मनुष्य ने नई जीवन शक्ति किससे पाई है, जल्दी बताइए। मनुष्य ने संघर्षों से नई जीवन शक्ति पाई है। धर्माचारों का मतलब होता है धर्म का आचरण, और विश्वास का मतलब होता है बिलीव, विश्वास ना। समझ गए। ये होती है मीनिंग, अंत में बतानी थी, वो मीनिंग भी आपको बता दिया है। अब बताइए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से बताइए। एनी प्रॉब्लम ना, एनी प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए, फिर चलते हैं आगे। हाँ, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि दिक्कत होनी चाहिए ना। सब लोगों को समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। विपत्ति का मतलब क्या होता है, समस्या, कष्ट, वेदना, तकलीफ, आफत। तो सामान्य सी जब परिस्थिति रहेगी तो विपत्ति नहीं होगी ना। ठीक है।
चलिए फिर अब क्लास को ख़त्म करते हैं। क्लास को ख़त्म करते हैं। आज की क्लास के लिए आप सबको मेरी तरफ से और मेरी चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए ना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।